हेलो एवरीवन। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपतगामी भवतु में। तो आइए आज की जीके सेशन को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। तो 2-3 दिन हो गए हमने डिस्कस नहीं कर पाई, तो आइए आज की जीके सेशन को डिस्कस करें। आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। आज जो हमने डिस्कस करने वाले वो है बजट के बारे में, है ना। बजट के बारे में कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही होगा, है ना। एंड देखते हैं जो एनुअल जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, इससे तो बजट कहा जा रहा है ना, है ना। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट जो रहे, तो इसके बारे में काफ़ी सारे चर्चा करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन देखते हैं क्या रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट ऑन एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी आर्टिकल जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है यानी एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। 112 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 112। क्लियर। देखिए ये एक स्टेटमेंट है, क्लियर। ये स्टेटमेंट, इसका मतलब पहले समझना, जो ये स्टेटमेंट क्या रहा है, किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। ए स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इसे कहा जाता है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर जो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट की मतलब किसी ने पूछे तो स्टेटमेंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इसे कहा जाता है। खत्म। कौन से आर्टिकल 112 के तहत देखते हैं। आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट एन एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट द यूनियन बजट जिसे कहा जाता है टू बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड देन द डिटेलिंग जो कि एस्टिमेटेड जो कि रिसिप्ट एंड देन द एक्सपेंडिचर फॉर द फिनेंशियल ईयर एंड ensuring द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट फिनेंस। क्लियर। ध्यान में रखना। देखते हैं नंबर 2 में क्या आ रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान में रखिएगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल, किसने रिस्पॉन्सिबल रहे, जो कि बोथ हाउस में, यानी तो एक तो रहे लोकसभा एंड और एक रहे राज्यसभा, है ना। ये दोनों हाउस में जो कि एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट को जो कि प्रेजेंट करने वाला, वो कौन रिस्पॉन्सिबल रहे। ये क्वेश्चन की जो रिस्पॉन्सिबल वर्ड है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर स्टूडेंट मुझे पता है ये सिलेक्ट करने वाले हैं कि ये फिनेंस मिनिस्टर है। आंसर नहीं है, आंसर है प्रेसिडेंट रेस्पॉन्सिबल है, बट जो प्रेजेंट करती है। देखिए अगर फ्यूचर जो बजट रहे, इसे जो प्रिपेयर करी जाती है, प्रिपेयर्ड बाय पहले ये बनाया जाता है किसके द्वारा, वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक। क्लियर। इकोनॉमी के द्वारा ये प्रिपेयर करी जाती है, वो यानी हमने बात कर रहा हूँ फिनेंस मिनिस्टर के बारे में। आर्टिकल 280 में रिप्रेजेंट रहे, है ना। काफ़ी बातें रहे। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी जो रहे वो फिनेंस मिनिस्टर है। ध्यान में रखना, अगर ऑप्शन में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी दी गई तो ये कभी मत समझना कि फिनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी जो रहे वो है फिनेंस मिनिस्टर। क्लियर। एंड प्रेजेंट करी जाती है किसके द्वारा, प्रेजेंट बाय वो भी फिनेंस मिनिस्टर यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो कि रेस्पॉन्सिबल रहे। क्लियर। रेस्पॉन्सिबल इनकी रहे, रेस्पॉन्सिबल फॉर द कजिंग द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट बजट टू बी लेड बिफोर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 112 के तहत। एंड दो इट्स जो कि फॉर्मली प्रेजेंटेड बाय द यूनियन फिनेंस मिनिस्टर ऑन द प्रेसिडेंट वी हैव विद द प्राइम मिनिस्टर एंड देन द कैबिनेट प्रिपेयरिंग। क्लियर। ध्यान में देखिएगा। देखते हैं हु प्रेजेंटेड द बजट मैक्सिमम टाइम, किसने प्रेजेंट करी है, यानी जो बजट रहे यूनियन बजट रहे वो मैक्सिमम टाइम किसने प्रेजेंट करी है। देखिए ये जानना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में क्या लिखी गई है, मैक्सिमम टाइम, बट कंजिक्यूटिव टर्म पर नहीं लिखी गई है ना। अगर कंजिक्यूटिव टर्म पर लिखी होती वो जो कि निर्मला सीतारमण बनती, बट अभी के टाइम में जो ये क्वेश्चन में रहे प्रेजेंट करिए, मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट करिए, कंजिक्यूटिव टर्म पर तो नहीं पूछा गया। तो ये हो सकता था कौन है, मोरारजी देसाई। क्लियर। अगर इसमें आपको सिर्फ दिख जाए कि प्रेजेंटेड करिए मैक्सिमम टाइम, अगर आपको कंजिक्यूटिव टर्म पर नहीं पूछे तो वो मोरारजी देसाई होने वाले। अगर कंजिक्यूटिव टर्म पर
पूछ ली तो ये निर्मला सीतारमन, ये ध्यान में रखना, कभी मत भूलना। मोरारजी देसाई तो बात कर रहे हैं, इन्होंने कितने टाइम प्रेजेंट करी है, 10 टाइम, 10 बार इन्होंने जो कि प्रेजेंट करी है, जो कि बजट को, यूनियन बजट को मैक्सिमम टाइम इन्होंने प्रेजेंट करी है। क्लियर। फिर बात करें और इसके बाद जो आने वाला है वो है पी चिदम्बरम। कौन रहे, पी चिदम्बरम है ना, पी चिदम्बरम जो कि 9 टाइम्स प्रेजेंट करी है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड मुझे ये बताना किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो निर्मला सीतारमन से पहले कौन था, निर्मला सीतारमन से पहले जो था वो था अरुण जेटली, है ना, अरुण जेटली। और फिर कौन, अरुण जेटली था, ध्यान में रखना, फिनांस मिनिस्टर, है ना। एंड इससे पहले जो कि पी चिदम्बरम था, ध्यान में रखना। तब बात कर रहे हैं पी चिदम्बरम 9 टाइम्स जो कि प्रेजेंट करी है। एंड इसके और बात करें जो प्रणब मुखर्जी रहे, प्रणब मुखर्जी, वो कितनी बार जो कि प्रेजेंट करी है, वो प्रेजेंट करी है 8 टाइम्स, है ना, 8 टाइम। एंड फिर बात करें जो निर्मला सीतारमन मैम रहे, इन्होंने कितने टाइम प्रेजेंट करी है, वो 8 टाइम, 8 टाइम्स तो प्रेजेंट करी है, बट कंजिक्यूटिव टर्म पर, क्लियर, कंजिक्यूटिव टर्म पर इन्होंने मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट करी है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, बस डिफरेंस याद रखना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। मोरारजी देसाई एंड कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस उद्देश्य यही है। मोरारजी देसाई होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द प्रेजेंटिंग द मोस्ट यूनियन बजट विद द 10 बजट को प्रेजेंट करिए, फॉलोड बाय द पी चिदम्बरम। इसके बाद पी चिदम्बरम रहे, कितनी बार, 9 टाइम्स डिस्कस करी, हु प्रेजेंटेड द 9 इन डिसम्बर, जो कि इन 2025। निर्मला सीतारमन जो कि इक्वल जो कि प्रणब मुखर्जी जो कि रिकॉर्ड 8 बजट के साथ जो कि इक्वल हो चुकी है, क्लियर, बट कंजिक्यूटिव टर्म पर, ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं नंबर 4, हु प्रेजेंटेड द बजट मैक्सिमम टाइम इन कंजिक्यूटिव टर्म। देख रहे हो ना, क्वेश्चन यही है ना, तो ऑप्शन ए होने वाला है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट भी है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो और बात करें किसके बारे में, तो इन्होंने तो बने कितनी बार, इन्होंने 8 टाइम प्रेजेंट करी है, अभी तो बताया ना, ध्यान में रखना। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन सैटरडे जो कि फरवरी 1, 2025 में मेड द हिस्ट्री एज द प्रेजेंटेड द रिकॉर्ड 18 जो कि 8 जो कि बजट जो कि यूनियन कंजिक्यूटिव टर्म पर बजट फेस करी है, व्हिच कम्स इन द जो कि बैकड्रॉप ऑफ द स्लो डाउन इन द इकोनॉमिक एंड देन द डिमांड फॉर द टैक्स कट ऑफ द मिडिल क्लासेस, क्लियर। एंड दिस विल द जो मिस निर्मला सीतारमन रहे, जो कि क्लोजर टू दी रिकॉर्ड जो कि 10 बजट जो कि यूनियन बजट को प्रेजेंट करी है बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे, है ना, वो तो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे। एंड ओवर द डिफरेंट जो कि टाइम पीरियड एंड देन द देसाई हैज प्रेजेंटेड द टोटल 6 जो कि बजट ड्यूरिंग हिज टेन्योर एंड देन द फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम 1959 to 1964 एंड 4 बजट बिटवीन द 1965 to 69। बस काफ़ी बातें रहे और रहने देते, आगे देखते हैं। नंबर 5 क्या रहे, व्हिच कमेटी जो कि रिकमेंडेड द सेपरेटिंग द रेलवे बजट फ्रॉम द जनरल बजट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें काफ़ी सारे स्टार मार्क लगा लेना, 2-3 स्टार मार्क तो लगा ही लेना, ऐसे सबसे महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है। व्हिच कमेटी रिकमेंडेड करी है, कौन सी कमेटी जो कि रिकमेंड करी थी जो कि सेपरेट करना, यानी जो रेलवे बजट रहे, इन्होंने बताया कि जो रेलवे बजट रहे ना, इससे जो जनरल बजट रहे इससे अलग कर दो, बस इन्होंने स्प्लिट करी थी, इन्होंने क्या करी थी, स्प्लिट कर दी थी। तो इसने ये कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंड करी थी, ये कमेटी था जो कि अक्वर्थ कमेटी, अक्वर्थ, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर अक्वर्थ कमेटी, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, अक्वर्थ कमेटी ने ये रिकमेंड करी थी। एंड ईयर बात करें, ये कौन सी ईयर में ये रिकमेंडेशन दी थी, इन 1921, क्लियर, इतनी सी बात। फिर इसके बाद 1921 की बात कर रहा हूँ, फिर ये मार्च कर पाया गया था, कौन सी ईयर में मार्च कर पाया गया था, जानते हो ना, 2017 एंड 18, है ना, मतलब लगभग 8 ईयर हो गया जो कि मार्च कर पाया गया है। तो वो भी डिस्कस करेंगे, वो जो विवेक देवराय जो कमेटी था, है ना, देखते हैं पहले डिटेल क्या है। द अक्वर्थ कमेटी जो कि हेडेड बाय द सर विलियम अक्वर्थ, किसके द्वारा ये हेड कर पाया गया था, सर विलियम अक्वर्थ के द्वारा, इनटू जो कि 1921 एंड रिकमेंडेड द सेपरेटिंग द रेलवे बजट फ्रॉम द जनरल बजट को सेपरेट करना। एंड व्हाट इज
जो कि प्रैक्टिस व्हिच बिगन इन 1924 टू इंश्योर जो कि बेटर फाइनेंशियल में जो कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर हो सके, तो उद्देश्य यही है। एंड दो इट वाज जो कि लेटर जो कि मार्च बैक एंड देन 2017 में फिर से ये मार्च बैक करवा गया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विवेक देवरॉय कमेटी। क्लियर है इतनी सी बात, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट फीमेल फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट अ टेम्पोररी पीरियड। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखी है देख रहे हो ना, किसने फर्स्ट फीमेल जो मिनिस्टर है, फीमेल जो कि फिनेंस मिनिस्टर टेम्पोररी तौर पर, ये वर्ड सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ज़्यादातर स्टूडेंट ये नहीं देखते हैं कि टेम्पोररी क्या लिखी है क्या नहीं है, वो फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर वो क्या करते हैं ना, वैसे तो ऑप्शन में है ही नहीं, यानी निर्मला सीतारमण टिक कर देती है, ध्यान में रखना है। तो ये आंसर होने वाला है जो टेम्पोररी तौर पर वो इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट फीमेल पीएम पूछे तो प्राइम मिनिस्टर वो भी इंदिरा गांधी, एंड फर्स्ट जो कि फीमेल जो कि फिनेंस मिनिस्टर पूछे तो टेम्पोररी तौर पर वो इंदिरा गांधी। अगर टेम्पोररी ये वर्ड नहीं लिखी होती, ये जो टेम्पोररी ये वर्ड ये टेम्पोररी पीरियड नहीं लिखी होती तो तभी ये होता जो कि फिनेंस मिनिस्टर जो कि होता निर्मला सीतारमण। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। तो फिर मुझे ये बताइए फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर कौन था, बता सकते हो? फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर था आर के शनमुखम शेट्टी, है ना, आर के हजारों बार हमने डिस्कस किया, आर के शनमुखम शेट्टी 1947 से लेकर 1949 तक इनकी था कार्यकाल। नेक्स्ट देखते हैं द फर्स्ट फीमेल होल्ड टू द फिनेंस मिनिस्टर जो कि टेम्पोररी तौर पर जो कि इंडिया वाज द इंदिरा गांधी, हु टुक एडिशनल जो कि चार्जेस ऑफ द फिनेंस मिनिस्टर फ्रॉम द जुलाई जो कि 1969 टू जुलाई 1970 के बीच में, है ना। इसके बीच में क्या हुआ था जानते हो ना, जो 1900 पता ही होगा 1966 से लेकर 1969 तक ये चलाया गया था प्लान हॉलीडे, है ना, यानी 5 ईयर के प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ। 5 ईयर प्लान के बारे में बात कर रहे तो मुझे बता सकते हो, वैसे भी टाइम ज़्यादा हो चुकी है, देखते हैं बता देता हूँ। देखिए पहले 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56 तक ख़त्म हुए, है ना, 1956। फिर 1956 से लेकर इसमें 5 ऐड करना 1961 तक ख़त्म हुए। फिर 1961 से लेकर इसमें 5 ऐड करना 1966। फिर 1966 से लेकर यानी यही जो हमने डिस्कस करी 1969 तक प्लान हॉलीडे चलाया गया था, है ना। 1969 में 14 बैंक की जो राष्ट्रीयकरण करवाया गया, यानी जो फोर्थ जो 5 ईयर प्लान आने वाला है वो 1969 से रहे, है ना। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1960 से काउंट फिर से कर लेते हैं, यानी इसमें एक बीच में 3 ईयर की एक गैप रहे। 1969 से इसमें 5 ऐड करना 1974, ये था फोर्थ 5 ईयर प्लान। इसके बीच में जो कि काफ़ी सारे बातें करवाया गया था, यानी जो 14 बैंक के राष्ट्रीयकरण करवाया गया था, यानी इसरो की स्थापना करवाया गया था, है ना, एंड जो राउरकेला स्टील प्लांट रहे, भिलाई स्टील प्लांट रहे, वो स्थापना करवाया गया था। क्लियर इतनी सी बात, और भी काफ़ी सारे बातें रहे, जो कि 3 स्टील प्लांट को स्थापना करवाया गया था 1969 के तहत। यस, ध्यान में रखना सारे के सारे। फिर जो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था ये किसके फॉर्म में बेस्ड था, वो था हारार डोमान मॉडल, है ना। फिर जो सेकेंड था वो था पीसी महालनोबिस। फिर जो थर्ड था वो था गाडगिल योजना, है ना, गाडगिल योजना के तहत बेस्ड था। बस रहने देते। और किसके बारे में बात करें, मुझे एक बात बताना, कौन सी 5 ईयर प्लान में जो अनेमिया जो मुक्ति रहे, यानी जो अनेमिया रहे, है ना, जिसे सिक्किल सेल तो कहा जाता है ना, जो अनेमिया क्या रहे, वो जो अनेमिया मुक्ति जो भारत जो घोषणा कर पाया गया था, कौन सी 5 ईयर प्लान में, 12th 5 ईयर प्लान में, है ना। वैसे तो 12th 5 ईयर प्लान जो कि 12 से लेकर 17 तक था वो खत्म करवाया गया, है ना। देखते हैं 7 में क्या आ रहा है, अनरिकमेंडेड जो कि कमेटी द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड करिया टू मर्ज द रेलवे बजट विद द जनरल बजट को। ये फिर इंपॉर्टेंट है, कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मतलब कौन सी रिकमेंडेशन के तहत कौन सी कमेटी ने बताया कि इंडियन जो गवर्नमेंट है इन्होंने डिसाइड करी, कौन सी रिकमेंडेशन के तहत मर्ज करवाया गया, यानी रेलवे बजट और जो जनरल बजट है वो मर्ज करवाया गया। मुझे ये बताइए अभी के टाइम में जो रेलवे बजट रहे क्या अलग है, आंसर है नहीं। फिर अभी के टाइम में वो जॉइंट रहे, है ना, रेलवे बजट एंड जनरल बजट कौन सी ईयर में जॉइंट करवाया गया, वो है, ध्यान में रखना, 2017-80 के बीच में जो कि जॉइन करवाया गया। क्लियर, एंड ये इम्प्लीमेंटेड करवाया गया था 2017-18 में,
ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो मर्जेशन रहे वो विवेक देबरॉय कमेटी के जो रिकमेंडेशन के तहत ये करवाया गया था। क्लियर, यानी 2017-18 जो कि फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट मर्ज करिए रेलवे बजट विद द जनरल बजट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जो कि फ्रॉम द विवेक देबरॉय कमेटी के तहत which suggested for the it for this जो कि holistic finance and the विवेक and the जो कि streamlined गवर्नेंस एंड लीडिंग टू दी फास्ट जो कि कंबाइंड बजट जो कि प्रेजेंट करवाया गया था अरुण जेटली के द्वारा। पता ही होगा ना, अभी जो हमने डिस्कस करी, अभी जो निर्मला सीतारमन मैम रहे, इनसे पहले जो थे वो कौन थे, अरुण जेटली है ना, तो इन्होंने प्रेजेंट करी थी जो कि कंबाइंड बजट। क्लियर, इससे पहले जो कि मतलब अलग अलग करके ये बजट आती थी, एक रेलवे बजट रहे और एक जो कि जनरल बजट रहे। 2017 फॉर द 2017-18 जो फिनेंशियल यानी जो फिजिकल ईयर रहे इसी ईयर में। क्लियर, एंड द डिसीजन वाज एंडेड इन 92 ईयर ओल्ड एंड देन द 47 जो कि प्रैक्टिस करवाया गया था दैट विगन विद द अक्वर्थ कमेटी जो कि सजेशन 1924 में ये इंप्लीमेंट करवाया गया था। देखिए अभी हमने बताया जो अक्वर्थ कमेटी की जो सजेशन रहे वो 1921 में आए, इसके बाद जो लागू करवाया गया 1924 में, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या लिखना है, बस मतलब क्या सिलेक्ट करना है वो सबसे महत्वपूर्ण रखता है, ध्यान में सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 8, व्हाट इज द इंडियाज करंट एनुअल बजट फॉर द फिजिकल ईयर 2025-26, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम में जो फिजिकल जो एनुअल बजट है वो तो 50.65 करोड़ है ना, ये तो पता ही होगा। तो अभी के टाइम में जो फिजिकल ईयर है, और अभी के टाइम में वैसे भी तो न्यू बजट आने ही वाला है ना, तो ध्यान में रखना सारे के सारे। फिर बात करें जो अभी के टाइम में अप्रोक्सीमेटली ये 5 मतलब अप्रोक्सीमेटली पूछे तो वो $600 बिलियन की होने वाला है, यूएस की डॉलर के पूछे तो वो 600 बिलियन की होने वाला है ना। बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन इसके बारे में पता ही होगा ना आपको, काफ़ी बातें रहे। पहले बिलियन का मतलब है 1 में 60 बिलियन है, फिर मिलियन सॉरी मिलियन मतलब है यही है, एंड ये है बिलियन, फिर मिलियन का मतलब है 1 में सॉरी ये है मिलियन, ध्यान में रखना। फिर बिलियन में इसमें तो 60 रहे, फिर इसमें और 30 ऐड करना, ये है बिलियन। क्लियर, फिर ट्रिलियन का मतलब है इसमें ये जितना भी जीरो रहा है ये सारे के सारे जीरो इंक्लूड करना, फिर से और 30 ऐड करना, खत्म, यही है ट्रिलियन कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड इंडियन यूनियन बजट जो कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो कि प्रेजेंटेड करवाया गया था फरवरी 2025 में। एस्टिमेटेड है टोटल एक्सपेंडिचर जो कि 50.65 लाख करोड़ की है एक्सपेंडिचर रहे। विद द रिसिप्ट जो रहे वो है एक्सक्लूडिंग जो कि बोरोइंग जो रहे इससे एक्सक्लूड करवाया गया 24.96 लाख करोड़ की है। क्लियर, जो ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि टारगेटिंग फिजिकल जो कि डेफिसिट जो जीडीपी रहे 44% ऑफ द जीडीपी टोटल जीडीपी के, एंड देन फोकसिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इनोवेशन जो कि एआई डिव टेक एंड सोशल जो कि वेलफेयर इंक्लूडिंग द टैक्स रिलीफ ऑफ द 12.75 लाख है ना इनकम के तहत जो कि टैक्स लगने वाला है, ये तो पता ही होगा। की एलोकेशन इंक्लूडिंग द जो कि सब्सटेंशियल जो कि कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर कैपिटल जो कैपेक्स रहे, एंड इंक्रीज द फंडिंग जो कि एमएसएमई जो कि सेक्टर को फंडिंग करना एंड स्टार्टअप एंड देन द रूरल डेवलपमेंट करना, इसका उद्देश्य है। क्लियर, एंड की फिगर जो रहे जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए टोटल एक्सपेंडिचर 50.65 लाख करोड़ की है। क्लियर, एंड अप्रोक्सीमेटली $600 बिलियन, यही हमने डिस्कस करी ना। यस, नंबर 9, व्हाट इज द इंडिया करंट एनुअल बजट जो कि फिजिकल ईयर 2025, यही तो हमने डिस्कस करी। तो ये क्वेश्चन गलत लिखी गई है, देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। अभी तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करिए। ये गवर्नमेंट बजट इज बोरोड जो कि डिवाइडेड इनटू द 3 मेन अकाउंट एंड रेवेन्यू। यस, ये क्वेश्चन क्या होने वाला है कि जो लिख देता हूँ ये क्वेश्चन क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन असल में मुझे ये बताइए जो बजट रहे ना वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड करवाया गया है, बजट कितने टाइप्स की है। बजट इज डिवाइडेड into how many types, कितने टाइप्स की है बजट, 3 टाइप्स की है। कौन सी रहे, एक तो रहे रेवेन्यू बजट और एक रहे कैपिटल बजट और एक रहे पब्लिक अकाउंट है ना।
क्लियर। देखते हैं, यानी तीन तरह की रहे। ए गवर्नमेंट बजट इज बोरोली जो कि डिवाइडेड इनटू द थ्री मेन जो कि अकाउंट, द रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड देन द पब्लिक अकाउंट। क्लियर। फर्दर जो कि ब्रगन अकाउंट जो कि डाउन इनटू द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट जो एक्सपेंडिचर है इससे भी डिवाइडेड करवाया गया, लाइक द सैलरी, इंटरेस्ट हो गया, एंड कैपिटल रिसिप्ट जो कि एक्सपेंडिचर रहे क्रिएटिंग द असेट लाइक द रोड रहे, ब्रिजेस रहे, है ना, विद द डिटेल जो कि फंक्शन हिड एंड फॉर द सर्विस एंड द डेवलपमेंट फॉर द क्रोर जो कि डिवीजन फॉर द ऑफन सिंप्लीफाइड द रेवेन्यू बजट एंड ध्यान में रखिएगा एंड कैपिटल बजट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, लाफर्स कर्व जो रहे इज ग्राफ दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड देन द विच ऑफ द फॉलोइंग रेट। ये है गवर्नमेंट रेवेन्यू के बीच में जो मतलब जो रेट रहे। देखिए अगर टैक्स ऐसे बढ़ रहा है, मतलब टैक्स के रेट, मान लो ये क्या रहे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाफर कर्व, ध्यान में सुनना। मतलब ये एक ग्राफ रहे, मतलब मान लो क्या रहे, गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट की रेवेन्यू यहाँ रहे और यहाँ रहे जो कि किसके बीच में जो टैक्स रेट रहे, है ना, टैक्स के रेट कितने परसेंटेज बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे, ये बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट की तो स्वाभाविक बात है, गवर्नमेंट की जो कि पैसा यानी ज़्यादा इनकम ही होने वाला है। तो ऐसे बढ़ते 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 एक ही टाइम आने वाला है जहाँ तक ये ख़त्म ही होने वाला है, यानी गिरने वाला है। कैसे, देखिए अगर ज़्यादा टैक्स होने वाला है तो लोगों ने क्या करने वाला है, कंजप्शन कम करने वाला है, ये तो आपको एटलीस्ट पता ही होगा ना, है ना, कंजप्शन कम करने वाला है और ज़्यादा इनकम भी नहीं करेंगे और ज़्यादा इतना एक्साइटेड होने की बात ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने सोचेंगे, लोगों ने सोचने वाले कि हमने जितना भी इनकम कर रहा है वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, वो तो ख़त्म ही हो रहा है, यानी टैक्स में जा रहा है, तो इसलिए हमें क्यों ना ज़्यादा परिश्रम करें, क्यों ज़्यादा एफर्ट डालें, वो ख़त्म हो वो नहीं करने वाला है, यानी ये फिर से गिरने वाला है, ऐसे ऐसे करके गिरने वाला है। ध्यान में रखिएगा, इसे कहा जाता है लाफर्स कर्व। क्लियर, इतनी सी बात, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। देख रहे हो ना, ये भी लिखी गई है लाफर्स कर्व, देख रहे हो ना। अगर ये टैक्स रेवेन्यू जो रहे ऐसे बढ़ रहा है तो ऐसे बढ़ने से मतलब फ़ायदा भी गवर्नमेंट के तो फ़ायदा ही है ना, बट एक ही टाइम आने वाला है जबकि ये गिरने वाला है ना। अगर एक्सट्रीम स्टेज, एक्सट्रीम लेवल तक ये पहुंच गया तो फिर से गिरने वाला है, ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। द लाफर्स कर्व जो कि शोकेस कर रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द जो कि वेरिएंट जो कि टैक्स रेट एंड इन द टोटल अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द इलस्ट्रेट दैट द रेवेन्यू जो कि इंक्रीजेस विद द टैक्स, जो रेवेन्यू रहे वो जो टैक्स के साथ बढ़ रहा है अप टू द पॉइंट एंड देन द आफ्टर विच हायर रेट जो कि डिस्करेज करने वाले वर्क एंड देन द इन्वेस्टमेंट को, सो मच दैट द रेवेन्यू जो कि फॉल्स एंड द सजेशन एंड देन ऑप्टिमल रेट एग्जिस्ट फॉर द मैक्सिमम रेवेन्यू। क्लियर। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।